Good evening everyone, this is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes। आज की वीडियो में हम लोग टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट में कितनी टेक्निक्स होती हैं और वो क्या क्या है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये टॉपिक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है और खासतौर में केस स्टडीज के फॉर्म में ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आता है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है, मतलब ये जो टेक्निक है, सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरी टेक्निक है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तीसरा है हमारे पास वर्क स्टडी और चौथा है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ये चार टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या होता है इन टेक्निक्स में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप की। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है? ये कहता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी एक इंसान में वो सारी क्वालिटीज ढूंढ लो, ठीक है ना। तो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन भी मिले और वो अच्छे तरीके से काम भी कर पाए, इसके लिए टेलर ने सजेस्ट किया कि आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड वे पे काम करना चाहिए। यानी आपने कहा कि आप जो मैनेजर हो, मतलब आप जो उसकी कैटेगराइजेशन करोगे, आप कहोगे, आपने क्या किया, दो अलग अलग तरीके की चीजें आपने कहा। एक हमारे उसमें प्लानिंग इंचार्ज होगा और दूसरा क्या होगा, प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज जो बिजनेस की प्लानिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को होल्ड करेगा और प्रोडक्शन इंचार्ज जो बिजनेस की प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को ऑपरेट करेंगे। ओके, अब क्या क्या होता है इसमें? जो प्लानिंग इंचार्ज है, इसमें हमने अलग अलग तरीके की चीजें बताई। हमने कहा एक होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक होता है रूट क्लर्क, एक होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और चौथा होता है डिसिप्लिनेरियन। ओके, सबसे पहले बात करें इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है कि भैया आपने क्या करना है, कि अब आपको क्या करना है। आज आपने सुबह बताएगा कि आज आपने ये काम करना है, आज आपका काम रहेगा कि आपने उस मशीन पे काम करना है, आज आपने वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दूसरा हमारे पास रूट क्लर्क। रूट क्लर्क जो है जो आपको ओवरऑल डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में काम करना है। ओके, रूट क्लर्क का काम थोड़ा सा वाइड है एज कंपेयर टू इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क डेली की इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा रहा है और रूट क्लर्क आपको एक ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है कि अब आपको इस डायरेक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल ओरिएंटेड के लिए इस डायरेक्शन में आपको काम करना है। वो काम किसका होता है? रूट क्लर्क का। तीसरा होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट जिनका काम होता है बिजनेस में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंश्योर करना। ओके, कि भाई कोई भी काम है वो टाइमली हो और कॉस्ट एफिशिएंट हो। ये काम किसका होता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। और डिसिप्लिनेरियन जिसका काम है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सही डिसिप्लिन मेंटेन रहे, वो काम किसका होता है? डिसिप्लिनेरियन का। उसी तरीके से प्रोडक्शन इंचार्ज में आपके पास अलग अलग तरीके के बॉस होते हैं। एक होता है हमारे पास स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या होता है कि आपका जो काम है, प्रोडक्शन है, वो सही स्पीड में चलता रहे, आपके जो बिजनेस की प्रोडक्टिविटी है वो कहीं पे रुके नहीं, एक बिल्कुल रिदम में चलती रहे, कहीं पे ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्शन रुक गया। वो सारा काम किसका होता है? स्पीड बॉस का। दूसरा होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस ये इंश्योर करता है कि आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट है, यानी सारी जो जिस तरीके की मशीनरीज आपको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो मशीनरीज हैं अवेलेबल की नहीं है। कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि मशीनरी अवेलेबल नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी पुरानी मशीन का रिप्लेसमेंट करवाना है। वो सारा काम किसका होता है? गैंग बॉस का। रिपेयर बॉस थोड़ा सा अलग होता है। रिपेयर बॉस क्या होता है? गैंग बॉस का काम है कि आपको ये इंश्योर करना कि आपके पास सही तरीके की मशीनरी, सारी मशीनरी है कि नहीं, वो मशीनरी अपडेटेड है कि नहीं, वो सारा काम किसका होता है? गैंग बॉस का। दूसरा क्या है? रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या है? रिपेयर बॉस का काम है कि वो जो मशीनरीज आपके पास हैं वो ऑपरेशनल हो, वो देखने का काम किसका है? रिपेयर बॉस का। यानी अगर वो खराब है उनको ठीक करवाना, उनको वापस से ऑपरेशनल करना, वो काम किसका होता है? रिपेयर बॉस का। और इंस्पेक्टर जिसका काम होता है कि एक इंटरनल क्वालिटी ऑडिट करना कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है क्या वो सही स्टैंडर्ड पे, जो भी आपने कहा था कि इस साइज का होना चाहिए, इस प्राइस पे होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस क्वालिटी का होना चाहिए, वो इंश्योर करता है कौन? इंस्पेक्टर, जिसका काम है कि ओवरऑल इंटरनल क्वालिटी ऑडिट करना आपके प्रोडक्शन की। ओके, तो ये आपके पास क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप। तो वो कहते हैं कि टेलर कहते हैं कि बजाय एक आदमी को आप इस तरीके के 8 इंसानों को या 8 अलग अलग लोगों को रखो ताकि आपको क्या मिले? एक बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन भी मिले। ओके, तो दिस इज द क्या? फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एक चीज आई यहां पे, स्टैंडर्ड और दूसरा आया सिंपल, ठीक है ना। स्टैंडर्ड यानी जो भी काम आप कर रहे हो वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड यानी आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो एक ही साइज के हो,
एक ही क्वालिटी के हो, एक ही प्राइस रेंज पे हो, मतलब उनका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो भी काम है वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अलग 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 तरीके की चीजों का वो कर रहे हो। दूसरा क्या होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। वर्क में डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी चीजों को जो है वो रिमूव कर देना। वो किसमें आ जाता है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड। क्या कर रहे हो आप, स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। इट डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड, बट इट रिलेट टू द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द साइज, टाइप, वेट, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, वो दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन। और सिंप्लीफिकेशन emphasize eliminating unnecessary diversity of product size and types। ये सारी चीजें जो होते हैं वो किसका है, सिंप्लीफिकेशन की। अननेसेसरी चीजों को रिमूव करना, अननेसेसरी एक्टिविटीज को रिमूव करना, अननेसेसरी साइजेस को, अननेसेसरी चीजों को, जो चीजें जिनकी वजह से प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, जो सेल नहीं हो रही, उनको हटाना। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ओके, तो ये दूसरा था हमारे पास। ठीक, तीसरा आ जाएगा हमारे पास इसमें, जिसमें हम कहते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में टेलर ने कुछ स्टडीज बताई। एक आपके पास है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी यानी किसी भी काम को करने का क्या तरीका होना है, किस तरीके से किसी काम को परफॉर्म किया जाएगा, वो होता है मेथड स्टडी में। तो यहाँ पे टेलर सजेस्ट करता है कि आप ये देखें कि हर काम को करने के अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं, उनमें से जो सबसे ऑप्टिमम हो, सबसे सही हो, कॉस्ट एफिशिएंट, टाइम सेविंग, ये सारी चीजों को देखते हुए उसी मेथड के थ्रू हमें काम करना चाहिए। उसके बाद है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी जो है, मोशन स्टडी रिलेटेड है, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी काम को परफॉर्म करने का तरीका जो है, जिस पोस्चर में आप उस काम को सबसे सही तरीके से परफॉर्म करा जा सकता है, सबसे जल्दी परफॉर्म किया जा सकता है, तो वो उसी तरीके से किया जाना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर हम लोग किसी मैकेनिक को बोले कि नहीं, आपको खड़े होकर सारी गाड़ियां ठीक करनी है, आप बैठ नहीं सकते, आप गाड़ी के नीचे जाके लेट के उसको ठीक नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि जिस काम को करने में उसको 5 मिनट लगते हैं, उस काम को करने में उसको 15 से 20 मिनट लगे। ये तो सिर्फ एक छोटा सा वैसा लेमैन एग्जांपल था। ऐसे बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो एक प्रॉपर पोस्चर में या प्रॉपर उसके साथ नहीं हो पाती। हम लोग ये मतलब बिजनेस में ओनर्स जो होते हैं या बिजनेस के जो मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, अननेसेसरी प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, ये काम तो आपको इसी तरीके से करना है, ये काम तो आप बैठ ही नहीं सकते इस काम को करते हुए। तो अगर ये ध्यान दें, ओनर अगर इसको भी समझे, जो बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो अगर ये चीज को समझे कि अगर हम लोग उनको कहेंगे कि ठीक है, जो सबसे ऑप्टिमम पोस्चर है उसमें काम कर सकते हो, तो वो ना तो उसके लिए काम, सिर्फ उसके लिए फायदा होगा जो आदमी काम कर रहा है, ना तो सिर्फ वर्कर के लिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। क्यों? क्योंकि उतनी एनर्जी वो सेव करेगा, उतना इफेक्टिवली और उतना एफिशिएंटली वो काम करेगा। किसके लिए? अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी? ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो किस में आ जाती? मोशन स्टडी। टाइम स्टडी, जो भी चीज हो वो विद इन टाइम फ्रेम हो, ऐसा ना हो कि भी आप कितने भी टाइम ड्यूरेशन में उसको करो, विद इन टाइम फ्रेम पे ये सारी चीजें हो, वो सारी चीजें। और चौथा है हमारे पास फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब ये होता है कि सपोज मैं पढ़ा रहा हूं और एक दूसरा आदमी है जिसका काम है कि वो लेबर वर्क कर रहा है। लेबर वर्क यानी उसका काम है कि यहां से और ईंट को उठाना और 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे लेके जाना। तो हम दोनों से पहले थकेगा कौन? ऑब्वियसली वो आदमी जो लेबर वर्क कर रहा है, ऑब्वियसली वो आदमी जो ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। और अगर ये बोला जाए कि मुझे भी बोला जाए कि भाई आपको भी 3 घंटे बाद रेस्ट मिलेगा और उनको भी बोला जाए कि उसको 3 घंटे बाद रेस्ट मिलेगा, तो वो शायद क्या होगा, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उनका काम जो है वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है मेरे कंपैरिजन में। और अब अगर एक तीसरा और एग्जांपल ले लें जिसका काम है ऑफिस में बैठ के किसी चीज को फीड करना या करना, उनका काम हमसे भी थोड़ा सा कम हार्ड वर्किंग है। तो कहने का मतलब है कि आपको हमेशा क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर रेस्ट इंटरवल बनाने चाहिए और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो रेस्ट इंटरवल उनके नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से हो। ऐसा ना हो कि सबके आपने एक कॉमन यूनिफॉर्म वे पे आपने बना दिया कि नहीं जी सबका जो है वो 6 घंटा है या सबका जो है 5 घंटे में ब्रेक होगा। नहीं, आपको एक प्रॉपर रेस्ट इंटरवल बीच बीच में देना चाहिए ताकि वो आदमी जो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, वर्कर या एम्प्लॉय, वो वापस से अपनी एनर्जी को रीजनरेट करे, वो अपने आप को रिफ्रेश करे, जिसकी वजह से वो दोबारा बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर पाए। वो अल्टीमेटली फायदा किसके लिए है? अल्टीमेट फायदा वो होता है बिजनेस का। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा है? दिस इज द फैटिग स्टडी। उसके बाद अगला आ जाता है, दिस इज द लास्ट वन, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर
मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 5 साल से हूं और अगर कोई दूसरा आदमी आया, अब 5 साल से मेरी स्किल डेवलपमेंट भी हुई, मेरे को उस काम को किसी भी चीज के प्रोडक्शन कर, है ना, मैं हमारा काम है कि पेन का प्रोडक्शन करना, पेन की मैन्युफैक्चरिंग करना, तो मैं पिछले 5 साल से पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं, और कोई आज ही आया या कल ही आया और वो भी पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और हम दोनों को बोला जाए कि तुम दोनों को एक ही तरीके का रेम्यूनरेशन मिलेगा, उन जो आदमी अभी आया और मैं जो पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, वो उस आदमी के लिए जो बहुत पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके लिए अनफेयर होगा और वो उसकी वजह से क्या होगा, डीमोटिवेटेड होगा। तो यहां पे टेलर सजेस्ट करता है कि आप स्किल्स के बेस पे क्या करो, रेम्यूनरेशन और वेज रेट को क्या कर दो, फिक्स कर दो। जैसे मैंने कहा कि हमारा पेन का काम है, पेन का मैन्युफैक्चरिंग, तो आप एक वो बना दो कि अगर कोई आदमी 0 से 50 यूनिट्स ऑफ पेन का मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको 5 रुपए पर पेन मिलेगा, ठीक है ना, और कोई 50 to 100 बनाएगा तो उसको हमने कहा कि 8 रुपए पर पेन मिलेगा। ओके, किसी को कोई अगर 100 to 200 या इससे ज्यादा कोई बनाता है तो हमने कहा जी उसको 10 रुपए पर पेन मिलेगा। अब यहां पे क्या होगा, मैं जो पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं 120 पेन बना रहा हूं। ओके, तो मैंने कहा मैं किस स्लैब में आया, मैं इस थर्ड वाले में आया, तो वहां पे क्या हुआ, मेरे को 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए मिले, मेरे मिले 1200 रुपए, मुझे कितने मिले, 1200 रुपए। ओके, अब कोई आदमी जो नया है तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है पेन का, बट हो सकता है कि वो अभी 40 क्योंकि वो नया है, अभी उसका स्किल इतना डेवलप नहीं हुआ है, वो अभी उसका ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाया है, ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो वो 40 यूनिट्स ऑफ पेन का ही मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पेन कितने की होगी उसकी, 5 रुपए की। वो किस स्लैब में आएगा, वो इस वाले स्लैब में होगा, तो वो कितना, उसको कितना मिलेगा, 200 रुपए। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे मैं जो 5 साल पहले से काम कर रहा था, मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा कि मेरे को ज्यादा रेम्यूनरेशन मिल रहा है ना, और वो इंसान जो अभी आया वो भी मोटिवेटेड रहेगा कि आज तो मैं इस स्लैब में हूं, मैं कल के दिन हो सकता है कि इस वाले में और अच्छा अगर अपने आप को करूंगा, एनकरेज करूंगा, तो क्या होगा, तीसरे स्लैब में आऊंगा। तो इससे क्या होगा, इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो नया आया वो डिमोटिवेटेड होगा, वो भी मोटिवेटेड होगा और वो कहेगा, और वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नहीं तो अगर सबको एक जैसा मिलेगा तो वो कहेगा यार क्या फायदा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी करके, ज्यादा प्रोडक्शन करके, उसको भी इतना ही मिल रहा है, मुझे भी इतना ही मिल रहा है, कोई फायदा नहीं है। या मैं भी बोलूंगा छोड़ो ना, फिर जब नया आदमी आके उसको भी उतना मिल रहा है, मैं इतना साल से पुराना इतना यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूं, मेरे को इतना मिल रहा है, फायदा कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, एक जैसा उसको रखते हैं, तो फिर वहां पे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। पर अगर डिफरेंशियल पीस सिस्टम को फॉलो किया जाए तो वहां पे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी, एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड रहेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो ये थे टेलर्स की टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्निक्स, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइंटिफिक टेक्निक इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज के फॉर्म में भी आ सकती है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको इसके अंदर से देखने को मिल जाए, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।